इसी कल्प वृक्ष के नीचे यहाँ पर भोले बाबा भी विराजमान हैं और अखंड ज्योत यहाँ जलती रहती है। देश के दो बड़े शंकराचार्य इस वक्त आपस में टकराव की स्थिति में हैं इसी गद्दी के लिए। भगवान बद्री विशाल का रास्ता इसी जोशीमठ से निकलता है और देश के जो चार धाम है, मैं उत्तराखंड के चार धाम की बात नहीं कर रही हूँ, देश के जो चार धाम हैं जो हिंदू धर्म और तीर्थ यात्रा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं, धार्मिक चेतना के, आध्यात्मिकता के केंद्र हैं, उनमें से एक बद्री विशाल यहाँ पर है। और बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं, विदेशों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज जोशीमठ जिस स्थिति में है, इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये समस्या सिर्फ इन 20,000 लोगों की है जिनके घरों में दरारें आई हैं, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। लोगों को तो आप शिफ्ट कर देंगे, लेकिन जोशीमठ को आप कैसे बचाएंगे? उत्तराखंड में टिहरी डूबा था, जोशीमठ आज उसी मुहाने पर खड़ा है। क्या बचाने वाले जोशीमठ को बचा पाएंगे? ये सवाल है। हमारे साथ इस वक्त स्वामी मुकुंदानंद आचार्य जी इस वक्त मौजूद हैं। प्रणाम स्वामी जी। जय। आज सौभाग्य है कि यहाँ इस तपस्थली पर आने का अवसर मिला। मैं हालांकि जोशीमठ मेरा आना इससे पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन यहाँ पहली बार मैं आई हूँ, लेकिन आज एक दर्द के साथ आई हूँ। शंकराचार्य जी महाराज के विषय में कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान आज जो भी सनातन धर्म कहीं कुछ दिख रहा है हमको, तो निश्चित रूप से सारा श्रेय यदि किसी एक को देना हो तो हम लोग शंकराचार्य जी को ही देते हैं, और ये सर्वविदित है। तो उन शंकराचार्य जी की बसाई हुई नगरी है। उसके अलावा ये जो आप वृक्ष देख रही हैं, शंकराचार्य जी महाराज जब यहाँ आए तो इसी वृक्ष के नीचे उनको ज्योति के दर्शन हुए। कहते हैं कि वैसे तो ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन उसका साक्षात्कार जहाँ हो वो महत्वपूर्ण स्थान है। तो आत्म ज्योति का दर्शन शंकराचार्य जी को यहाँ हुआ, जिसके कारण इसका नाम ज्योतिरीश्वर महादेव पड़ा। तो जोशीमठ एकमात्र कस्बा नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि पूरे देश के लोग या जो भी हों जोशीमठ के इस प्रकरण को एक सामान्य प्रकरण समझ रहे हैं, जबकि चिंता इतना अधिक है कि जोशीमठ में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की शंका बनी हुई है कि हो सकता है अगले क्षण हम ना रहें। ऐसी स्थिति है, क्योंकि जो आपने कई जगह देखा भी होगा, लगभग 600 से अधिक मकान तो पूरी तरह से प्रभावित हैं, और इतने प्रभावित हैं कि उस घर में जाना भी डर लगता है कि कहीं, और रात में चट की आवाज़ आती है, कहीं से पानी की आवाज़ आती है, कहीं लगता है कि कहीं से कोई नया धारा निकल पड़ा है। तो असल में ये छोटी बात नहीं है, गंभीरता इस दृष्टिकोण से भी है कि हिमालय के महत्व को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमको भगवान का पता बता दिया, मतलब बद्री विशाल कहाँ है वो हमारे पूर्वजों ने बता दिया। उन्होंने ये बता दिया कि ये हाथी पर्वत है, ये विष्णु प्रयाग तीर्थ है, बहुत कुछ बताया। वो पूर्वज यदि चाहते तो अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए चाहते तो जोशीमठ के पहाड़ के अंदर छेद कर देते, जैसे आज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतना सब होने के बावजूद भी ये इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ के पर्वत इको सेंसिटिव जोन में, जैसे जो भ्रूण जैसे कह सकते हैं या बालक कह सकते हैं, उस तरह के पर्वत हैं। तो संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण उन्होंने विकास के नाम पे ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पर्वत हमारा समाप्त हो। मतलब स्थायी विकास तो उन्होंने किया, अस्थायी विकास के पर कोई जोर नहीं दिया। आज का जो विकास है वो अस्थायी विकास है कि हम ट्रेन लेके चले जाएंगे, हम टनल बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और ये जो एक धुंध चढ़ी है, अब इसमें राजनीतिज्ञों का अपना रहता है, क्योंकि हजारों करोड़ों के बजट होते हैं। नेता को तो पैसा मिल जाता है, अधिकारी को पैसा मिल जाता है, सामान्य जनता जिसके पास खाने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक छोटा मकान जो मुश्किल से मिलता है, उसके स्तर पे विचार करेंगे तो पाएंगे कि उसको तो कुछ मिला नहीं, बल्कि जिस ज़मीन पे वो रह रही उस ज़मीन के अंदर से किसी और ने सुरंग बना लिया, और वो सुरंग पर्वत में व्यवस्थित नहीं है। तो हिमालय, संपूर्ण हिमालय के अस्तित्व पे खतरा है इस विकास से, जो विकास आज समाज में चल रही है, कि जब तक स्वयं के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी तब तक वो चेतने को ही तैयार नहीं। जोशीमठ की बात देखिए, जोशीमठ को लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, सिस्टम ने, सरकार ने, सब अकेला छोड़ दिया। क्योंकि देखिए, जिस तरह से गतिमान कार्य करने की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से शायद नहीं किया जा रहा है। सरकारें प्रयास कर रही हैं, हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि भाई हम आज कमिश्नर आए हैं, ये सचिव आए हैं, प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ निरीक्षण वहाँ निरीक्षण। लेकिन मान लीजिए आज रात में आपदा आ गई, आज रात में यदि मान लीजिए, तो जो 570 परिवार प्रभावित हैं उसके अंदर के किसी एक व्यक्ति की भी यदि क्षति हो गई तो उसकी भरपाई क्या कोई संसार का कोई शासन कर सकता है? हजारों करोड़, लाखों करोड़ का ये कर सकता है। तो जान माल की हानि ना हो और वो बचाया जाए, उसके लिए क्या प्रयास जिस तरह से होना चाहिए,
खाना पूर्ति के लिए तो पूरा प्रयास निश्चित रूप से हो रहा है, क्योंकि इस पे ध्यान दिया जा रहा है कि क्योंकि मीडिया का ज़माना है, बातें तो 2-3 दिन में थोड़ी बढ़ी है, देश के स्तर पे गई हैं, तो लोग अब पूछ रहे हैं कि जवाबदेही कि भाई किसके जवाबदेही, तो उसको पूरा करने के लिए ज़रूर। और ये और उल्टा कह दिया जा रहा है कि भाई सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ये जो असली दोषी है, पहाड़ को समाप्त करने वाले जो असली दोषी हैं, उसके ऊपर अभी भी टारगेट उसको नहीं किया जा रहा है। अभी भी टारगेट ऐसे ही मतलब घुमाया जा रहा है जनता को। फिलहाल वो सरकार का काम है जिसको घुमाना घुमा, हम लोग तो बस इतना ही। कौन है असली दोषी? असली दोषी निश्चित रूप से देखिए, पर्वत को पर्वत जैसा रहने दीजिए। हम लोगों ने काशी में इस बात का नारा दिया था, शंकराचार्य जी ने, जो विकास मंदिर तुड़वाए वो हमको स्वीकार नहीं। मंदिर एक उपलक्षण है, मतलब ऐसा कोई विकास हम लोगों को स्वीकार नहीं जिससे हमारे प्रतीक ही नष्ट हो जाए। अब हमारा कल्प वृक्ष नष्ट हो जाएगा, आप रोड लेके आ जाओगे तो रोड हमको चाहिए, कल्प वृक्ष चाहिए। 5000 वर्ष से जिस कल्प वृक्ष ने हमारी समस्त सभ्यताओं को देखी, जिसको देख करके हम अनुभव करते हैं कि ये देखो 5000 वर्ष पुराना है, वो कल्प वृक्ष आज संकट में है। आज कल्प वृक्ष के किनारे देखेंगे आप दरार पड़ गया है, तो कल्प वृक्ष हमको यहाँ भी दरार पड़ गई है, मुझे दिखा सकते हैं क्या? मंदिर में दरार पड़ गई है, प्लीज दिखाइए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। है, अभी हम दिखाते हैं ना आपको। अच्छा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है ये हमको सोचना पड़ेगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण देखिए, जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं हमारी, खाना पीना वो तो ठीक है, उसके अलावा रोड ना हो, बिजली ना हो तब भी चल सकता है। लेकिन रोड और बिजली के लिए आप पर्वत को ही समाप्त कर दें, हिमालय को ही समाप्त कर दें, इस पे विचार करने की आवश्यकता है अभी। ये देखिए, ये दरार जो है ये पिछले 5 दिन के अंदर आया दरार है। ये देखिए, ये पूरा आ गया, ये देखिए ये टेढ़ा हो गया है पूरा, ये देखिए। ये पूरा नीचे की तरफ दगे नहीं, पैसे पहले ये पहले मतलब ये पहले तो नॉर्मल जैसे दरवाजा रहता है वैसे रहा होगा ना। ये देखिए यहाँ ये पूरी अभी आपको दीवार दिखाई दे रही है जहाँ पर अखंड जोत चल रही है, उस जोत के भी आसपास के जितने हिस्सों पर आपकी नजर जाएगी ये सब दरारें, ये सब अभी की आई हैं या ये पहले थी? इसमें ये दरारें, ये जो अभी दब गया ये अभी की है, ये भी अभी की है, ये तो आपको ताजा दिखाई ही पड़ेगा। ये देखिए, ये भी अभी की है। और इसके अलावा जो रोड है जहाँ से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस एरिया में भी, बीच रोड में भी थोड़ा सा दरारें आ गई हैं। कल्प वृक्ष के पास भी थोड़ी सी दरारें आ गई हैं। तो वृक्ष के पास दिखा सकते हैं आप हमें? हाँ, तुरंत। जितने भी मकान हैं सब में शुरुआती दौर यही था। शुरुआती दौर में सब जगह एक जैसे अच्छा पैटर्न मतलब सेम है कि हर जगह पहले एक हल्की दरार हुई, फिर वो धीरे धीरे गहरी होती चली गई। उसकी कि नहीं पूरा टूट ही जाए तभी हम कुछ करें तो अलग बात है, लेकिन पैटर्न यही है। धीरे करके आ रहा है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। कल्प वृक्ष की उम्र कितनी है, आयु कितनी है? वृक्ष की उम्र लगभग ऐसा माना जाता है कि कम से कम 5000 वर्ष तो होगा ही, क्योंकि शंकराचार्य जी का काल निर्धारण अभी से 2500 वर्ष पहले शंकराचार्य जी के विषय में बताया जाता है। तो शंकराचार्य जी को इसी कल्प वृक्ष के नीचे आत्मज्योति का दर्शन हुआ था। और आप कह रहे हैं कि ये 5000 वर्ष इसकी कम से कम होगी। वैसे सर्वे के अनुसार जो सर्वे के विशेषज्ञ हैं वो और अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से जो लोक प्रचलन में जो बात कही जाती है उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 5000 वर्ष कम से कम इसकी आयु है। और ये शहतूत का वृक्ष है। अभी तो चूंकि ठंड है इसलिए इसके पत्ते सब झड़ गए हैं, लेकिन अच्छा, गैया वगैरह को आने देते हैं आप यहाँ पर? हाँ, गैया तो आ ही सकती है। गाय तो हम लोगों के लिए प्रतीक है, हमारे हर जगह आती है गाय के लिए। ये देखिए, उसमें देखिए महिमानंद जी, गणेश जी को बुलाइए, गणेश पुजारी जी को। यहाँ जाना अलाउड नहीं है? हाँ, नहीं जा सकती हैं। अच्छा, जा सकती हैं। आप आइए ना। कल्प वृक्ष देखिए, आप बहुत सारे वृक्ष आपने देखे होंगे, लेकिन जिस तरह का वृक्ष ये है उस तरह के वृक्ष को देख पाना, ये देखिए, इस तरफ देखिए। और ये अच्छा, ये जो है यहाँ पर ये इतनी बड़ी दरार जो इस वक्त दिखाई दे रही है, आ रही है, ये इस तरफ दब रहा है। ये कल्प वृक्ष इस तरफ ऐसे दब रहा है, ऐसे की तरफ ये वाला जो पाया है उसका झुक रहा है। और ये पुराना नहीं है, नया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वैसे तो पहाड़ में जो घर हैं वो कभी कभी इधर उधर होते रहते हैं, सामान्य पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बहुत विशेष नहीं है। लेकिन चूंकि इस प्रकरण में हो रहा है और अभी ताज़ा हो रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उससे हमको अनुमान लगाना चाहिए भाई कि अब चावल का एक दाना यदि पक गया तो हम मान लेते हैं कि पूरा कुकर में और बटलोई में रखा चावल पक गया है। तो ये अनुमान हमको लगाना चाहिए कि समस्या गंभीर हो सकती है, इतनी गंभीर हो जाएगी कि मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ के पुजारी जी हैं। पुजारी जी, यहाँ का कल्प वृक्ष वाला बता दीजिए कैसा कैसे कहाँ पे है? हाँ, ये वाला दरार देखिए, ये दरार, ये 2-3 दिन आराम से। अच्छा, ये वाला जो है ये जो दिख रही है दरार, ये अभी की है? 3 दिन पहले आई है? 3 दिन पहले आई थी दरार है। और पूरा मंदिर फटते जा रहा है चारों तरफ से जी। ऐसे कई कारण बता रहे हैं, जिसमें से एक कारण कहते हैं कि नीचे जो रोड बना रहे हैं वो है, एक कहते हैं एनटीपीसी कारण है, कुछ लोग कहते हैं कि जो सीवेज सिस्टम है वो कारण है, कुछ कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अधिक लोड हो गया है वो कारण है। कई कारण बता रहे हैं, फिलहाल वो तो विशेषज्ञ और सरकार तय करे क्या कारण है। हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हम लोग केवल इतना चाहते हैं कि हमारा प्राण बचना चाहिए, किसी की भी जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। मैं मतलब अभी तो ये सवाल हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता,
लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ से निकलना पड़ता है या विस्थापित होना पड़ता है, तो उस केस में फिर कुछ आप लोगों की जो मठ से जुड़ा प्रबंधन है, आप लोगों की आपस में कोई बात हुई कि जैसे हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्लान ए प्लान बी तैयार करते हैं, तो कुछ अभी आप लोगों ने जो शंकराचार्य जी महाराज का मठ है उससे हम लोगों ने ये निर्देशन पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने परसों दिए हैं कि जो भी विस्थापित परिवार हैं, अब हम लोगों के पास तो सीमित संसाधन है, हम सरकार तो है नहीं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हमारे पास सामर्थ्य होता तो हम अभी तक कर दिए होते, क्योंकि हमारे अंदर करने की भावना है और वो कूट कूट के भरी है, उसमें कोई शक नहीं। तो हम लोगों ने इतना तय किया है कि जो भोजन है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 आवश्यक बिंदु है। तो भोजन की व्यवस्था मठ की तरफ से हम सभी विस्थापित को कल से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कल हम लोगों ने कराया भी, आज भी जो जैसे नगर निगम में कुछ लोग आएंगे। मैं दूसरी चीज़ पूछ रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि जो मंदिर, अगर मंदिर और गद्दी को यहाँ से मूव करना कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, जब हम लोग रहेंगे ही नहीं तब की परिस्थिति तो अलग है, लेकिन सामान्य रूप से जब तक प्राण है हम लोग कल्प वृक्ष को और अपने गद्दी को छोड़ के तो नहीं जाना चाहेंगे। जहाँ तक हमारी बात है, शंकराचार्य जी के शिष्य होने के कारण शंकराचार्य जी महाराज ने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि हम लोग साधु इसीलिए बनाए जाते हैं कि यदि समाज पे कोई समस्या है तो सबसे आगे देखो, जो गृहस्थ है उसके सामने तो समस्या है कि उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके ये काम। हम लोगों का क्या है, हमारा काम केवल मठ में रहना ही नहीं है, हमारा काम समाज के लिए है। यदि कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग सबसे आगे, ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी सबसे आगे हैं, क्योंकि सभ्यताएं, संस्कृति बचनी रहनी चाहिए और हम लोग भागेंगे नहीं, हर परिस्थिति में हम यहाँ उपस्थित रहेंगे। और कोशिश, हमारे पास जो आध्यात्मिक उपाय हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं, भगवत आराधना कर रहे हैं कि क्योंकि अंततः तो देखिए, बाकी लोग तो चाहे जिस पे विश्वास करें, लेकिन हम लोग जो हैं अंततः हम लोग ईश्वर पे ही विश्वास करते हैं और हम लोगों का ये विश्वास है कि भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। उम्मीद, देखिए इसी आशा के साथ सभी चल रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात मतलब बहुत अच्छी लगी यहाँ पर कि देखिए ये इस देश की सनातन परंपरा और संत परंपरा का आदर्श है, जहाँ उन्होंने अभी स्वामी जी ने कहा कि जब तक प्राण है तब तक तो इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जिस दिन ऐसी परिस्थिति हो गई उसकी बात अलग है, लेकिन संत समाज सबसे आगे खड़ा है इस विकट समस्या से निपटने के लिए भी। इस वक्त समाज तो एक साथ है, लेकिन क्या देश आज जोशीमठ के साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है।